क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप में सेक्स ट्रैफिकिंग ने कितनी गंभीर और भयानक समस्या बना ली है? यह दुनिया भर के लोगों के लिए बड़ी चिंता का कारण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विद सुधीर चैनल पर। यूरोप में सेक्स ट्रैफिकिंग एक ऐसी काली हकीकत है जो कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले चुकी है। इस कहानी की शुरुआत 19वीं और 20वीं सदी में होती है, जब महिलाओं और बच्चों को जबरदस्ती और धोखे से बेचा जाता था। आज भी यह समस्या उतनी ही प्रासंगिक है। गरीबी, लिंग असमानता और संघर्ष जैसी समस्याएं इस अमानवीय व्यापार को बढ़ावा देती है। गरीबी में जी रहे लोगों को अच्छे जीवन की लालच देकर उन्हें फंसाया जाता है। युद्ध और संकट के समय में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही चालाकी से होती है। कई बार झूठे वादे किए जाते हैं, तो कभी जबरदस्ती अपहरण कर लिया जाता है। रिश्तों का भी उपयोग होता है, जहां परिवार या दोस्तों के माध्यम से विश्वास जीतकर धोखा दिया जाता है। यूरोप के कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी प्रमुख है। इन देशों में कई महिलाएं और बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं और उन्हें विदेशी भूमियों पर बेच दिया जाता है। इस अमानवीय व्यापार से भारी मुनाफा कमाया जाता है, जिससे यह व्यापार और भी फलता फूलता है। लेकिन इस काले धंधे के खिलाफ कई आवाजें भी उठ रही है। जोसेफिन बटलर जैसी एक्टिविस्ट ने 19वीं सदी में ही इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी थी। आज भी टेरी क्रूज जैसे लोग अपने अनुभव साझा करके जागरूकता बढ़ा रहे हैं। यूनिसेफ जैसे संगठन बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ARAS के डैन पोपेस्कू का कहना है कि रोमानिया में पश्चिमी यूरोप की तुलना में महिलाओं के बीच गरीबी कहीं अधिक बड़ी समस्या है, और अगर महिलाओं को यहाँ वापस भेज दिया जाता है तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रोमानिया में सेक्स वर्क अभी भी वर्जित है, वह कहते हैं। यूरोपीय संघ को पीड़ितों के समर्थन के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि उन्हें घर भेज दिया जाता है, तो वे गरीबी से बचने के लिए वहीं वापस आ जाते हैं जहां उन्होंने छोड़ा था। आखिरकार वे नहीं गए क्योंकि चीजें ठीक थीं। इसलिए वे उन देशों में जाएंगे जहां सेक्स वर्क के लिए बेहतर भुगतान मिलता है, जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम या फ्रांस, या जहां भी उनका दलाल उन्हें ले जाता है, जहां उनकी सेवाओं की मांग है और उन्हें करने का अवसर है। यूरोप में 60% यौनकर्मी रोमानिया और बुल्गारिया से आते हैं, और उनमें से लगभग आधे नाबालिग हैं। लिलियाना तब बच्ची ही थी जब वह एक यौन तस्कर के हाथों में पड़ गई। उसकी मां ने एक नया रिश्ता शुरू किया और उसे एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसने उसे और अन्य लड़कियों को मानव तस्करों को पेश किया। दलाल ने हमें सड़क के बीच में लाइन में खड़ा कर दिया। हममें से 13 या 14 लोग थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। हम मुर्गों की तरह वहीं खड़े रहे। सबसे बुरा क्षण वह था जब मेरे सिर पर बंदूक रख दी गई, लेकिन यह उतना ही भयानक था जब मुझे अकेला छोड़ दिया गया, जब किसी ने मेरे लिए एक पैसा भी नहीं दिया, जब मुझे पीटा गया, और जब उन सभी गंदे सूअरों को मुझे छूने की अनुमति दी गई। मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में सबसे बुरा क्या था, लेकिन साथ ही इन सभी अनुभवों ने मुझे मजबूत भी बनाया है। क्योंकि मैं एक गरिमापूर्ण इंसान हूं, मैं अपना सिर ऊंचा रखता हूं और किसी के सामने नहीं झुकूंगा। अंत में लिलियाना को पुलिस ने मुक्त कर दिया और उसे यहाँ जेनरेटी तनारा या युवा पीढ़ी में रहने के लिए जगह मिल गई। यह एक आश्रय स्थल है जिसे 20 साल पहले मारियाना पीटरसेल द्वारा स्थापित किया गया था, जो यौन दासियों के लिए सुरक्षा और रास्ता प्रदान करता था। वह उन्हें एक नया जीवन बनाने में मदद करने की कोशिश करती है। इन लड़कियों के लिए यह बहुत कठिन है। वे एक सामान्य जीवन शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें अभी भी शर्म की भावना रहती है, जैसे कि उनके जीवन पर एक मोहर लगी होती है जो कहती है कि उन्हें बेच दिया गया था। वे अब भी सोचते हैं, मैं एक वेश्या हूं या मैं यह हूं या वह हूं। यह उनसे इतनी बार कहा गया है और उन्हें इतनी बार शर्मिंदा और अपमानित किया गया है कि वे स्वयं इस पर विश्वास करते हैं। भले ही उनके साथ जो कुछ भी हुआ उनमें से किसी में भी उनकी गलती नहीं थी। उसे रोमानियाई सरकार से लगभग कोई समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन उसे जर्मनी में एक अप्रत्याशित स्रोत से मदद मिल रही है।
वहाँ एक पूर्व पुलिस प्रमुख है जो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। पद पर रहते हुए उन्होंने हमारे सहायता कार्यक्रम के साथ काम किया और उन्होंने दूसरों को भी हमारी मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। और वह अब भी समय समय पर हमें फ़ोन करके पता लगाता है कि चीज़ें कैसी चल रही है। वह पुलिस प्रमुख मैनफ्रेड पॉलस है। भले ही वह सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी वह इस बात के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से रोमानिया की यात्रा करते हैं कि कैसे सेक्स वर्क अक्सर गरीबी से प्रेरित होता है। आज वह अमाली की जूलिया वेगे और मानवाधिकार समूह सोलवोडी की मैरिएटा हेगेनी से मुलाकात कर रहे हैं। वे जर्मनी और विदेशों दोनों में अपने अनुभवों पर चर्चा करते हैं और नई परियोजनाओं की योजना बनाते हैं। आखिरकार, यौन तस्करी एक यूरोपीय समस्या है। 2015 से हम हर साल पूर्वी यूरोप में एक सप्ताह बिताने के लिए स्कूलों का चक्कर लगा रहे हैं और बच्चों को सुनहरे पश्चिम और विशेष रूप से जर्मनी में जीवन कैसा है, इसके बारे में शिक्षित कर रहे हैं। जब हम शुरुआत में छात्रों से पूछते हैं कि उनमें से कितने स्कूल खत्म होने के बाद जर्मनी, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया जाना चाहेंगे, तो 70% अपना हाथ उठा देते हैं। और संगठित अपराध नेटवर्क इसी का फायदा उठाते हैं, लोगों की गरीबी और संभावनाओं की कमी से बचने के लिए पलायन करने की इच्छा। मैं एक महिला से मिला जिसने पूरी तरह से सदमे में मुझसे कहा कि उसे नहीं पता कि चीज़ें कितनी भयानक होती है। उसने कहा, मैंने सोचा कि चूंकि जर्मनी में सेक्स वर्क कानूनी है, इसलिए इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। उसके साथ बार बार बेरहमी से बलात्कार किया गया और फिर बताया गया कि उसे क्या करना है। वे इस लालबत्ती उपसंस्कृति में फंस गए हैं, जिनमें से अधिकांश आपराधिक है और अन्य कानून लागू होते हैं। यह काफी हद तक माफिया की तरह है। यदि आप उनके साथ विश्वासघात करते हैं, तो यह सभी अपराधों में से सबसे खराब अपराध माना जाता है। इसलिए, दूसरों को यह बताना कि आप स्वेच्छा से यौन कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको इसमें मजबूर किया गया है, विश्वासघात के सबसे खराब रूपों में से एक है। इसीलिए जब आप उनसे पूछते हैं, तो वे सभी स्वेच्छा से नौकरी में होते हैं। वे इस पर पुरजोर जोर देते हैं। उनका कहना है कि जर्मनी में 90% यौनकर्मियों को इस धंधे में धकेला जाता है, क्योंकि कानून यौन कार्य को एक स्वैच्छिक सेवा के रूप में परिभाषित करता है। यह एक आपराधिक कृत्य नहीं है। मैनफ्रेड पॉलस का कहना है कि इससे मानव तस्करी के पीछे के लोगों का पता लगाना और उन पर मुकदमा चलाना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि रोमानिया और बुल्गारिया के लोग जर्मनी के दृष्टिकोण को नहीं समझ सकते हैं। भर्ती करने वाले इन सभी देशों में लोग अब इस बात से बहुत परिचित हैं कि जर्मनी में कानून के शासन के तहत महिलाओं और लड़कियों के साथ क्या होता है। वे इसे तिरस्कार नहीं तो आश्चर्य से देखते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जर्मनी को दलालों और यौन तस्करों के लिए स्वर्ग के रूप में देखा जाता है। जूलिया वेज और यहाँ मौजूद अन्य लोगों को उम्मीद है कि रोकथाम का काम करके और जागरूकता बढ़ाकर इसका प्रतिकार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस तरह के पोस्टर के माध्यम से। मुझे लगता है कि यह एक स्कूल के छात्रों द्वारा किया गया था, लड़के और लड़कियां दोनों। यह बहुत अच्छा है कि आप इसे साथ लाए हैं। शायद यह मैनहेम के लिए भी एक विकल्प है। यौन दास्ता की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए महिला छात्रों ने अपने माथे पर बिक्री के लिए नहीं लिखा, और रोमानिया और बुल्गारिया में उनकी उम्र की लड़कियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए योजना पोस्टरों को निर्माण स्थल के विज्ञापन बोर्डों पर टांगने की है। मैनफ्रेड पॉलस आमतौर पर रोमानियाई पुलिस अधिकारी एड्रियन व्लादोयू से मुलाकात करते हैं, लेकिन महामारी के कारण एक ऑनलाइन बैठक ही पर्याप्त होगी। वे वर्षों से मिल रहे हैं और दोस्त बन गए हैं, और ऐसा तब भी है जब उन्हें संवाद करने के लिए एक अनुवादक की आवश्यकता होती है। क्या बहुत सारी महिलाएं जर्मनी से रोमानिया वापस आ गई है? यहाँ के सभी वेश्यालयों को बंद करना पड़ा है। हाँ, वे वापस आ गए हैं, लेकिन उनका पंजीकरण नहीं हुआ है, इसलिए कोई आंकड़े नहीं है। वे नहीं जानते कि कितने लोग वापस लौटे हैं, लेकिन वे देख सकते हैं कि रोमानिया में सड़कों पर यौनकर्मियों की संख्या में वृद्धि हुई है।
इंस्पेक्टर एड्रियन व्लादोयू ब्रासोव में मानव तस्करी के खिलाफ राष्ट्रीय एजेंसी के लिए काम करते हैं। एजेंसी तस्करी के पीड़ितों को आरोप लगाने में मदद करती है और उन्हें सहायता समूहों के संपर्क में रखती है। उनका भी मानना है कि जर्मन प्रणाली तस्करों के लिए जीवन आसान बनाती है। जर्मनी एक विशेष मामला है क्योंकि वहां यौन कार्य कानूनी है। परिणामस्वरूप इनमें से कई लड़कियां कानूनी रोजगार की तलाश में हैं, भले ही वे वास्तव में मानव तस्करी की शिकार हों। लेकिन ऊपरी तौर पर वे एक क्लब के कर्मचारी हैं। संगठित अपराध के लिए सेक्स वर्क एक आकर्षक व्यवसाय है। इंसान की कीमत दवाओं या आग्नेयास्त्रों से भी कम है और आप उन्हें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार हर दिन बेच सकते हैं। मारियाना पीटरसेल लगातार बाहर रहती है। आज वह एक ऐसी लड़की की तलाश कर रही है जिसकी जर्मनी में तस्करी की गई थी, लेकिन कहा जाता है कि वह अब रोमानिया वापस आ गई है। हम टिमिसोआरा शहर छोड़कर ग्रामीण इलाकों की ओर निकल पड़ते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ के ग्रामीण इलाके में बड़ा होना कैसा होता है, ताकि आप देख सकें कि ये बच्चे, ये लड़कियां और युवा महिलाएं ग्रामीण इलाकों में कैसे रहते हैं। तो आप जान सकते हैं कि वे कितने दबाव में हैं और वे तस्करों पर निर्भर क्यों होना चुनते हैं और इन चीजों को करने के लिए सहमत होते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं। रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपीय संघ के सबसे गरीब देशों में से है। खासकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का स्तर कम है और बेरोजगारी दर ऊंची है। यहाँ इन ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के पास बहुत कम संभावनाएं हैं और कुछ मामलों में यह उन्हें तस्करों का आसान शिकार बना देता है। वह जिस लड़की की तलाश कर रही है वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शायद वह अभी भी जर्मनी में है। लेकिन मारियाना पीटरसेल ने हार नहीं मानी, भले ही यह अक्सर एक हारी हुई लड़ाई जैसा लगता है। जर्मनी में सहायता केंद्र अमाली में वे आज भोजन दे रहे हैं। हेलो, गुटेन टैग। जो महिलाएं यहां आती है वे सभी स्थानीय इलाके में देह व्यापार का काम करती है। हमने सामान दान किया है, आप चाहें तो कुछ अपने साथ ले जा सकते हैं। महिलाएं बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया और मोल्दोवा जैसे देशों से आती है। यूरोप के गरीब घर। जर्मनी में 90% यौनकर्मी प्रवासी है। उनमें से कई अवैध रूप से काम करते हैं। उनके पास कोई अपार्टमेंट नहीं है, कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है और वे पंजीकृत नहीं है। जूलिया वेगे उनमें से कुछ को वर्षों से जानती है। यहाँ हमारे पड़ोस में बहुत सारी महिलाएं हैं जो बेहद कम कीमत पर काम करती है। उनमें से कुछ के लिए यह अभी भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन उन्हें बड़ी संख्या में ग्राहकों की सेवा करनी होगी। मैं कुछ ऐसी महिलाओं से मिली हूं जिनके पास एक दिन में 40 ग्राहक होते थे। कैफे और बार आमतौर पर ग्राहकों से संपर्क बनाने की जगह के रूप में काम करते हैं, लेकिन अभी वो भी बंद है। सेंद्रा सभी प्रासंगिक प्लेटफार्मों को जानती है, जैसे लेडीज, शुगर डैडी या बाय मी। यहाँ तक कि फेसबुक या व्हाट्सएप पर भी बैठकें आयोजित की जाती है। जब आप इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो कुछ लोग यह पूछने के लिए लिखेंगे, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? और जब आप पूछते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं, तो वे आपको नग्न देखना चाहते हैं और इसी तरह की चीजें। फिर आप देख सकते हैं कि आपकी तस्वीरों में किसकी रुचि थी, और या तो वे आपको लिखें या आप उन्हें लिखें। और इसलिए यौन कार्य और कई मामलों में शोषण जारी है। पुलिस बहुत कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वे अपना रुख बदल रहे हैं, यौनकर्मियों के साथ बातचीत करने और उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, आंशिक रूप से अमाली की मदद से। शहर का पुलिस प्रमुख व्यक्तिगत रूप से केंद्र में आता है। एंड्रिया स्टेंगर ने यौन शोषण के मामलों की जांच में वर्षों बिताए और मुद्दों को समझते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे मिलकर अधिक महिलाओं को इस व्यापार से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकेंगी। महामारी एक अवसर है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतनी सारी महिलाएं अब इसे छोड़ने का साहस कर रही है। हम वर्तमान में 13 महिलाओं की मदद कर रहे हैं जिन्होंने महसूस किया है कि वे अब इसे सहन नहीं कर सकती है और कुछ नया चाहती है। जब हमारे पास ऐसी महिलाएं होती है जो रुकना चाहती है, जो अपने अनुभव के बारे में बात करने को भी इच्छुक है,
तो मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे जाने कि वे हम पर भरोसा कर सकती है। हमें उन तस्करों तक पहुंचने के लिए उनकी गवाही की आवश्यकता है जो अपने दुख से पैसा कमा रहे हैं। और जर्मनी के वेश्यावृत्ति अधिनियम ने हमारी मदद नहीं की है। जर्मन कानून के तहत यौनकर्मियों को नर्सों की तरह ही सेवा प्रदाता माना जाता है। स्टेंगर का कहना है कि कानून में बदलाव का उद्देश्य अच्छा था, लेकिन उनका भी कहना है कि व्यापार को वैध बनाने से अपराधियों को पकड़ना और भी मुश्किल हो गया है। वे दोनों इस बात पर भी सहमत है कि ग्राहकों की भूमिका पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जाहिर है कि महिलाओं की दुर्दशा के लिए वे भी आंशिक रूप से दोषी है। और हम जानते हैं कि चूंकि कीमतें गिर गई है, क्योंकि विदेश से आने वाली सभी महिलाओं की सेवाओं की लागत इतनी कम है, कोई भी इसे वहन कर सकता है। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि कितने युवा पुरुष भी इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। हमें स्कैंडिनेवियाई दृष्टिकोण की ओर और अधिक बढ़ने की जरूरत है, जहां ग्राहकों पर मुकदमा चलाया जाता है यदि वे उन यौनकर्मियों से मिलने जाते हैं जिन्हें काम के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें जवाबदेह होने और आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए बुलाया गया है। मीडिया अभियानों का भी इसमें बड़ा योगदान है। ब्लू हार्ट अभियान और रीड लाइट अभियान जैसे प्रयास लोगों को जागरूक करने और इस मुद्दे पर समर्थन जुटाने में मदद कर रहे हैं। हालांकि यूरोप के विभिन्न देशों में सेक्स ट्रैफिकिंग की स्थिति अलग-अलग है, पर समस्या की गंभीरता हर जगह एक जैसी है। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों में यह व्यापार अपने अलग-अलग रूपों में विद्यमान है। इस कहानी का उद्देश्य है आपको इस गंभीर समस्या से अवगत कराना और इसके खिलाफ लड़ाई में योगदान देना। सेक्स ट्रैफिकिंग यूरोप में एक गंभीर मुद्दा है जिसे समाप्त करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। हम सभी को मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। संदर्भ के रूप में यूनिसेफ और ब्लू हार्ट अभियान जैसी संस्थाओं की जानकारी ली जा सकती है जो इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आइए मिलकर इस अमानवीय व्यापार को समाप्त करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें।